नमस्कार। इस खास सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र और आई एम न्यू इंडिया। और न्यू इंडिया पर आज खास चर्चा का विषय है 2022 तक हर सिर पर जो छत का सपना है, यानी सबके लिए आवास की योजना। कैसे होगा हर आम और खास के अपने घर का सपना पूरा? कहां तक पहुंचा है प्रधानमंत्री आवास योजना का काम? और अगर आपने अभी तक अपना घर नहीं लिया है तो सरकार आपके लिए क्या कुछ कर रही है? अगले आधे घंटे में इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर नंदिता चैटर्जी, जो कि सचिव हैं हाउसिंग और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस कार्यक्रम में अपना वक्त निकालने के लिए। तो देश के हर आदमी के सर पर छत हो और हर आदमी का अपना मकान हो, ये सपना पूरा हो, इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने शहरों और गाँव में आवास योजना की शुरुआत की है। इसमें खास ध्यान रखा गया है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर तबका है वो कोशिश करे कि 2022 में जब देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा हो तब हर आदमी के पास अपना पक्का मकान हो। आइए देखते हैं रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत देश के गरीब तबकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने 25 जून 2015 को शुरू की। योजना के तहत 2022 तक सबके सर पर छत देने के सपने को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके जरिए गांव के गरीबों और शहर के गरीबों के लिए अलग अलग योजनाएं काम कर रही हैं। शहर की जरूरतों के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में 2022 तक 2 करोड़ से ज्यादा घर बनाने हैं। 2017-18 के केंद्रीय बजट में योजना की अहमियत साफ झलकती है। बजट में करों में छूट और ऋण सुविधाएं बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। ऐसे में निवेशकर्ता आकर्षित होंगे और देश में बुनियादी सुविधाओं की जरूरत को तेजी से पूरा किया जा सकेगा। फिलहाल 9,62,000 के करीब घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए जा चुके हैं। इस योजना को 3 चरणों में लागू किया जा रहा है। पहला दौर 2017 के मार्च में खत्म हो रहा है, जिसमें देश के 100 शहरों में सस्ते मकान बनाए जा रहे हैं। दूसरा दौर 2017 से 2019 तक चलेगा, जिसमें देश के 200 शहर शामिल होंगे। तीसरा दौर 2019 से 2022 तक चलेगा, जिसमें देश के बाकी सभी शहर शामिल कर लिए जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत साल 2019 तक 1 करोड़ पक्के घर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। योजना के तहत सभी बेघर और टूटे फूटे मकानों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मकानों के प्रस्तावित आकार को पहले की अपेक्षा बढ़ाया गया है। इसमें घरों का आकार पहले के 20 वर्ग मीटर के बजाय 25 वर्ग मीटर होगा और शहरी इलाकों में 60 वर्ग मीटर। हर घर में शौचालय जरूरी तौर पर बनाए जाएंगे और घर के निर्माण के लिए सहायता राशि पहले की अपेक्षा 70,000 रुपए से बढ़ाकर 1,20,000 रुपए कर दी गई है। जाहिर है, इस योजना से करोड़ों ऐसे लोगों का सपना साकार हो सकेगा जिनके लिए घर का सपना वाकई सपना ही था और जिसके सच होने की उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो नए भारत का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक सभी के पास अपना घर न हो। और डॉक्टर चैटर्जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं, और उनकी जिम्मेदारी है कि कैसे इस पूरी योजना को अमली जामा पहनाया जाए। एक बार फिर से आपका स्वागत है मैम। सो फार हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं? और अगर रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म की बात अगर सरकार करती तो शायद ये एक बड़ा सेक्टर है जिसमें हम हर तरह का इम्प्लीमेंटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ही चीज़ें देख रहे हैं। कहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं स्कीम को लेकर? Thank you. As you are aware, on 25th of June 2015, the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban Housing for All was launched. Now this particular mission has 4 verticals. इसके 4 verticals हैं। पहली है slum का पुनर्विकास, that is slum rehabilitation. Second vertical is affordable housing and partnership, भागीदारी के साथ किफ़ायती आवास। तीसरी है जहाँ बेनिफिशियरी खुद गृहों का निर्माण की गृह के विस्तार करना चाहते हैं। और जो लास्ट है that is credit linked subsidy subvention, which means you can take a housing loan, but if your income limit is up to a certain extent, then you will get a subsidy on the interest rate. Given these 4 verticals, the estimate, this is essentially a demand side intervention because there are 2 eligibility conditions. The first eligibility condition is that the beneficiary family should have husband, wife and unmarried children. The second eligibility condition is the beneficiary household cannot have a pakka house anywhere in India. Hence,
इट्स एसेंशियली डिमांड बेस्ड, डिमांड रजिस्टर्ड होगा और बेनिफिशियरी को चुनना होगा which vertical he wants the benefit from. Accordingly, till now, we have been able to sanction 20 lakh houses and all of them are progressing. लेकिन अगर मैम आपने जो कि फैमिली की बात की, मान लीजिए एक फैमिली में दो पीढ़ियाँ, दो जनरेशन्स या तीन जनरेशन्स हैं और उसमें मान लीजिए पिता के पास अपना मकान है, उसके बेटों के पास, चार बेटे हैं उनके पास अपना मकान नहीं है, तो क्या वो इस योजना के लिए एलिजिबल होंगे? Exactly. There are two kinds of situations here. One is if you are an economically weaker section, जिसका मतलब है हाउसहोल्ड का इनकम साल में 3 लाख या 3 लाख कम हो, और नहीं तो लो इनकम ग्रुप जिसका हाउसहोल्ड इनकम साल में 6 लाख या 6 लाख के कम हो, then if you are in the economically weaker section जिसका इनकम 3 लाख तक है, then if you live in the same household, you are unmarried, then only you can get one of the benefits. Okay. But if you are an adult married member, then you have every right to ask for a benefit under this mission. Okay. And if you see our credit linked subsidy subvention for the middle income group. मैम उसमें मैं आऊँगा क्योंकि एक अलग से, क्योंकि कल ही गाइडलाइंस आपने इस पे जारी की हैं और उस पे एक रिपोर्ट है हमारे पास, वो भी हम लोगों को दिखाएंगे। और अभी तक मैम कितने जो मकान है वो बन चुके हैं? आप चूँकि शहरों में जो आवास की योजना है उससे देख रही हैं, तो आप प्लीज़ उस पर ही फोकस कीजिए। तो अभी तक कहाँ पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, किन स्टेट्स ने अच्छा आपको रिस्पॉन्स किया है और चीज़ें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है? ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स, सारे राज्य यूनियन टेरिटरी में उनका डिमांड कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, ये करने के बाद ये जो there's a speciality of this particular mission, that is, it is the state governments under the leadership of their chief secretary who will arrange to sanction the projects. These sanctioned projects are thereafter sent to Government of India, who does sample scrutiny, who does some site verifications, and thereafter we consider funding. This is a fixed grant, and state governments are at liberty to give their share, and beneficiaries also give their share. Okay. Having given this situation, almost all the states have already come to Government of India with their project reports and for funding. Till now, we have been able to fund projects worth 90,000 crores, and almost 20 lakh houses have been sanctioned. We are expecting that in the next few years there will be an averaged sanction of 25 to 28 lakhs, which will almost close the demand by the end of the next 6-year period. Ma'am, can you please throw some light on the funding pattern and share of the state government as well as the central government, and how the individual are going to contribute in this whole process? Absolutely. There are the share of Government India, भारत सरकार का जो share है वो fixed है. For example, जब slum पुनर्विकास का बात हम करते हैं, भारत सरकार per dwelling unit के लिए 1 लाख रुपया का अनुदान देते हैं. जब हम अफोर्डेबल हाउसिंग एंड पार्टनरशिप की बात करते हैं, स्लम जो बना रहे हैं वो अनुदान किसको मिलेगा? जो बेनिफिशियरी है उसको या फिर जो बना रहा है उसको? अनुदान मिलेगा राज्य सरकार को. राज्य सरकार पूरा स्लम पुनर्विकास करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट पार्टनर्स और डायरेक्टली बाय देमसेल्व्स. फॉर एवरी यूनिट भारत सरकार विल गिव अ ग्रांट ऑफ 1 लाख रुपए. 1 लाख रुपया. एग्जैक्टली, स्टैंडर्ड. Regarding the affordable housing in partnership, the rule is like this: the land can be used, 35% can be used for the economically weaker section. Balanced land can be used by the developer as directed by the state government. Okay. We encourage states, because you discussed the reform conditions, we encourage states for relaxed FAR, FSR, TDR, deemed layout approvals, ease of doing business, so that it's very easy to expedite this construction process. तो इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये जो कंडीशंस हैं उसको फुलफिल करके अफोर्डेबल सेगमेंट में काम कर सकते हैं. और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 1.5 लाख, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन के लिए 1.5 लाख और CLSS के लिए 2.2 से 2.3 लाख भारत सरकार के अनुदान है. जी मैम, जो आपने मिडिल इनकम ग्रुप के लिए कल जो गाइडलाइंस जारी की हैं उस पर हम अपनी एक रिपोर्ट जो है वो दर्शकों को दिखाना चाहते हैं. और अपना पहला घर खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत देते हुए सरकार ने जो सीमा है, एक तरह से जो अगर 12 लाख रुपए तक का आप लोन लेते हैं तो आपको 4% और 9 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपको 3 से 4% की जो ब्याज में छूट है वो मिलने जा रही है. आइए देखते हैं ये रिपोर्ट और उसके बाद फिर से इस चर्चा को वापस लौटते हैं.
मध्यम वर्ग के लोगों को अपने घर के सपने को साकार करने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2017 में होम लोन लेने वालों के लिए ब्याज में 3 से 4% की छूट मिलने जा रही है। अगर आपकी सालाना आमदनी 12 लाख रुपए है, आपको 9 लाख रुपए तक होम लोन की जरूरत है, तो होम लोन पर 4% ब्याज की छूट मिलेगी। इसी तरह से आपकी सालाना आमदनी 18 लाख रुपए है और आपको 12 लाख रुपए होम लोन की जरूरत है, तो ब्याज की छूट 3% है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी में 1 जनवरी के बाद आए लोन एप्लीकेशंस पर यह सुविधा प्राप्त है। लोन लेने के लिए आम लोगों को कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं देना होगा। कई मामलों में ये चार्ज 1% तक होता है। 9 लाख रुपए तक के लोन के लिए ब्याज की छूट से 2,35,000 रुपए की बड़ी राहत मिलेगी और 12 लाख तक के लोन के लिए ब्याज की रियायत से 2,30,000 रुपए का बोझ कम होगा। Massive support is being given. It's a boon to the middle class. The CLSS MIG is a big boon given by Sri Narendra Bhai Modi-led government. Banks and financial institutions and also people should come forward and then take advantage of the scheme. And today, these guidelines which are issued, they'll go a long way in clearing the doubts, if any. And I hope these institutions which have all gathered here, more than 70 institutions have come, banking, finance companies, etc. They will all be able to come together and then add momentum further to the ongoing program of housing for all. मध्यम वर्ग का कल्याण भी मोदी सरकार के नए भारत के सपने का अहम हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने होली की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में साफ किया था कि गरीबों के उत्थान के जरिए सरकार मध्यम वर्ग पर बोझ को कम करना चाहती है, जो टैक्स के रूप में देश के विकास में अहम भूमिका निभाता है। इस योजना के लिए बजट में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। जिन लोगों की आमदनी 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच है, उनके लिए सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ब्याज में 6.5% तक की सब्सिडी दे रही है। ऐसे लोन के लिए भी लोन की समय सीमा 15 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है। अभी तक इस योजना में शामिल होने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ 70 वित्तीय संस्थानों ने अभी तक इस योजना में शामिल होने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ 70 वित्तीय संस्थानों ने करार किया है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। मैम, अगर ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, अगर हम मोटा समझें तो 6 लाख तक का एक ब्रैकेट, 6 से 12 लाख तक का इनकम ब्रैकेट और 12 से 18 लाख का इनकम, ये 3 इनकम ब्रैकेट में आप 6.5%, 3% और 4% का इंटरेस्ट सबवेंशन दे रहे हैं। इसमें बैंक्स के पास अप्रोच करने के लिए लोग कैसे कर सकते हैं और कैसे ये फैसिलिटी का बेनिफिट उठा सकते हैं? एग्जैक्टली मैं थोड़ा विस्तार में ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी सबवेंशन है, दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट एंड टूल फॉर द EWS, लो इनकम ग्रुप एंड मिडिल इनकम ग्रुप aspirants for houses to get a house of their own. The first is that we have a credit link subsidy subvention for a loan up to 6 lakhs. The subsidy would be 6.5%, which basically means the equated monthly installments come down by 1/3. If you have an average EMI of 6,030, it actually reduces to 4,022 per month. So it's a great benefit. From 1st January 2017, the benefit, the tenure is now extended to 20 years. Coming to the middle income group, there are 2 categories here. That is for those aspirants whose household income is up to rupees 12 lakhs, the subsidy is 4%. And the size of the dwelling unit is 90 square meter, and this is also for 20 years. Regarding the second category of middle income group, if your household income is up to rupees 18 lakhs, then the subsidy is 3%. The apartment unit is carpet area of 110 square meter, and this is also for 20 years. मैम, ये क्या जिसमें प्राइवेट जो डेवलपर्स के ड्वेलिंग यूनिट्स हैं, क्या उसमें शामिल हैं या केवल सरकार की जो योजना है उसमें ही जाना पड़ेगा? Let me explain the process. The particular aspirant or the applicant goes to the bank and he fills up the application. The banks, of course, do their due diligence to sanction him the loan or not. But if he is of this category just whose income is 6 lakhs, 12 lakhs or 18 lakhs, he has an option to say whether he wants to take the benefit of the scheme. Most people would take a benefit of the scheme. The moment this happens, the bank sanctions the loan, the bank immediately files the claim with the central nodal agency. We have 2 central nodal agencies, the National Housing Bank and the HUDCO. Now, Government of India
that is the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, places funds with the Central Nodal Agency in advance. In 4 days' time, the Central Nodal Agency will give the money to be credited to the loan account of the beneficiary. Upfront. Upfront. So it's a great benefit, which basically means I have a 6 lakh loan and I can repay it in 20 years, but upfront, if I'm an eligible beneficiary, I get this 2.2 lakhs loan in my loan account, and you can understand what an impact this has. Similarly, for people who have an income up to 18 lakhs and up to 12 lakhs, it's a great benefit because the subsidy gets credited upfront. तो अगर अब जो मीडिया में जो चर्चा चल रही थी कि सभी के अकाउंट में कुछ पैसे किस तरह से पहुंचेंगे, तो जिस तरह से आपने अभी एक्सप्लेन किया कि लोन अकाउंट में सीधे तौर पर आपके पास 2,30,000 2,35,000 रुपए इमीडिएटली पहुंच जाएंगे अगर आपके पास घर है, और उसके बाद आप EMI जो नॉर्मल प्रोसेस है उसके बाद आप वो एग्जैक्टली। अब बात ये आती है मैम कि टेक्नोलॉजी जो है, अगर किसी प्राइवेट प्लेयर के पास बेटर टेक्नोलॉजी है जो आपको सस्ते और मजबूत मकान दे सकते हैं और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उस पूरे प्रोसेस में स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके, आपके साथ मिलके, वो कैसे आ गया? हाउसिंग फॉर ऑल मिशन में एक सब मिशन है, उसका नाम है टेक्नोलॉजी सब मिशन। इस टेक्नोलॉजी सब मिशन में वी हैव आइडेंटिफाइड 11 टेक्नोलॉजीज such as monolith, shear wall, EPS, GFRG, and we are building demonstration housing projects in large number of states to handhold the states to adopt the technology. Private builders are particularly encouraged because you will agree that large number of houses are actually given by the private sector. Yes. So technology submission is one of our priorities in this mission, and with the help of IITs, with the help of NITs, with the help of our organization Building Material Technology Promotion Council, Hindustan Prefab Limited, we are having a very spearheaded, very focused program to build these houses with new technologies. तो अब मैम दूसरे चरण पे आते हैं, और आपने जैसा कहा कि 20 लाख मकान आपने सैंक्शंस कर लिए हैं और तकरीबन जो सभी राज्य हैं वो आगे आकर के इस स्कीम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो टाइमलाइंस हैं 2022 तक आपकी, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। हर साल कितने ऐड किए जाएंगे और कितने लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा, और दूसरी बात, क्या आपने वाकई जो बेनिफिशरीज हैं उनका आइडेंटिफिकेशन कर लिया है, वो किस बेसिस पे? एग्जैक्टली। जब बेनिफिशियरीज डिमांड करते हैं, दे हैव टू डिमांड इट विद एन यूनिक आईडी. Okay. Preferably Aadhaar, but if there are some states where Aadhaar has not been completed, then we insist on either the enrollment or another optional ID. These demand is gathered or collected by the urban local bodies. जो हमारा नगर निगम है वही कलेक्ट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट DPR तैयार करते हैं और DPR में सारे बेनिफिशियरीज का लिस्ट लगे हुए होंगे. Okay. ऑनलाइन बेनिफिशियरी लिस्ट हमारे पास आ जाते हैं, हमारा MIS में वो स्टोर्ड होते हैं, बिकॉज नो बेनिफिशियरी कैन टेक 2 benefits, he can take only one of the verticals. So this is one of the answers to your question. Second is, the way we are seeing is 20 lakhs we have done in the 1.5 years. We expect about 28 lakhs, 25 to 28 lakhs houses to be sanctioned in the coming years, so that in the remaining 6 years or 5 years we would be able to complete. In this, I would like to just make a distinction that there are states which have large demand, like Maharashtra, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and so on. And there are states which will have lesser demand, like the Union Territories and some of the northeastern states. Yes. We are encouraging them to have a very saturation approach. For example, if you have a state which has only 40,000 housing shortage, we tell them by June 17, please take the entire sanction and take the remaining 3 years, पूरा कर लीजिए. Okay. तो housing shortage 3 साल में उनका पूरा हो जाएगा, कम हो जाएगा. चलिए मैम, ये तो शायद एक बहुत बड़ा रिफॉर्म मेरे ख्याल से हाउसिंग सेक्टर का जो आप लोगों ने शुरू किया है और पिछले साल ही शुरू हुआ है, और इतना कॉन्फिडेंट है आप कि आप इस टारगेट को अचीव करेंगे. अब बहुत सारे लोग आपसे ये सवाल करते होंगे कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है एज ए होल, जब आप सभी को अपना घर दे देंगे तो फिर उस सेक्टर पे एज ए होल क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, और किस तरह से जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है या फिर जो गवर्नमेंट एजेंसीज का जो रिस्पांस है उसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करें? एग्जैक्टली. सी, द हाउसिंग फॉर ऑल जो अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर काफ़ी फोकस करते हैं, दिस इज अ डिमांड साइड इंटरवेंशन. On the other hand, you will find that there are a large number of supply-side interventions. For example, now the budget has announced that housing will be given, affordable housing will be given infrastructure status, जो बहुत बड़ा supply-side intervention है, because funding will be available. There are other budget pronouncements which is also to encourage the supply side. In addition, आपको पता होगा ये Real Estate Regulation के Development Act
मई 2016 में लागू हो गया है एंड दिस विल बी completely operational from May 2017. This is very important step because for the first time there's a governance structure in the real estate sector which should encourage a lot of investment, domestic investment as well as foreign investment, because everybody likes to invest in a well-governed and a well-regulated sector. It's also aimed at consumer protection, it's also aimed at transparency, it also looks at accountability. So I have a feeling that with the Real Estate Act, with the GST that is coming on, with the Housing for All initiative, with the infrastructure status to affordable housing, as well as with all the supply side initiatives that the two budgets of 16-17 and 17-18 have declared, as well as the fact that private partnership is being sought by government in a very big way, there will definitely be very, very good news for the real estate sector. मैं मुझे लगता है जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया और कन्वर्जेंस आपने इस लास्ट के एक सेगमेंट में आपने बताया कि कैसे आप तमाम जो सप्लाई साइड आपके जो प्रोसेस है, डिमांड साइड प्रोसेस है, और किस तरह से आप टैक्सेशन के फ्रंट पर आप किस तरह से हेल्प करते हुए पूरे सेक्टर को एक होलिस्टिक अप्रोच में ले जा रहे हैं, तो शायद ये ट्रांसफॉर्म और रिफॉर्म का जो एक प्रोसेस है उसमें एक बड़ी भूमिका निभाएगा। बहुत ही एक अच्छा और सुनहरा जो सपना है लोगों को अपना मकान होने का, वो तो ज़रूर पूरा होता हुआ दिख रहा है। अब आप लोगों की जो प्रायोरिटीज़ हैं इस इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, और इसमें जो ट्रांसपेरेंसी वाला जो मुद्दा है उसको किस तरह से, और एक तरह से सिंप्लिसिटी जो एक दो बड़े फैक्टर्स होते हैं आम आदमी के लिए, वो फैक्टर कैसे इसमें आपने Absolutely. Regarding simplicity, we are with the counterpart Ministry of Urban Development and other ministries. हम ease of doing business के काफ़ी simplify करना चाहते हैं, so that instead of going to many units for building permits and construction permits, एक ही जगह पे ऑनलाइन एक ही जगह पे फी डाल के उनका सारे कंस्ट्रक्शन परमिट मिल जाए। ये हमारा एक इरादा है और हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, और ये हमारा रिफॉर्म कंडीशन भी है जो राज्य को चालू करना है, लागू करना है, ये हाउसिंग फॉर ऑल मिशन में भागीदारी लेने के लिए। ये एक है। सेकंड इज ट्रांसपेरेंसी के बाद जब आप कहें हमारा जो रियल एस्टेट एक्ट है उनको एक कंडीशन है, कोई भी डेवलपर, प्रमोटर, बिल्डर मकान को, प्रोजेक्ट को एडवर्टाइज करने से पहले, क्या बिकने सेल करने से पहले, दे विल हैव टू पुट इट ऑन द वेबसाइट ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर। दिस रेगुलेटर जो है उनका वेबसाइट में उनको सारे जानकारी देना पड़ेगा कि ज़मीन उनके नाम पे है क्या, सारी अप्रूवल्स मिली हुई है क्या, what will be the size of the carpet area of the flats, what is their program, what is their timeline, everything will have to be made transparent, put on the website, so that the consumer buys the houses with complete information base and confidence. And in case any of these conditions are violated, then the consumer has the right to approach the regulator, the adjudicator or the appellate tribunal. So there's an entire structure to ensure transparency and consumer protection. मैम बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और मुझे लगता है कि जिस तरह से एक हॉलिस्टिक अप्रोच आपने इस कार्यक्रम के ज़रिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, हाउसिंग फॉर ऑल जो स्कीम है उसको लेकर के उसकी तारीफ़ ही करनी पड़ेगी। और जिस तरह से ट्रांसफॉर्म और रिफॉर्म की बात करती है सरकार, और 2022 तक सभी के पास अपना एक घर हो, इस मिशन को लेकर के जिस संजीदगी से आप आगे बढ़ रहे हैं, पूरा भरोसा है कि ये ज़रूर पूरा होगा और देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में एक बड़े मील का पत्थर साबित होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।